नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कृषि को समर्पित एकमात्र कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, फार्म खेती का प्रचलन बहुत बढ़ता जा रहा है, तो क्यों ना आज के अंक में हम बात करें कि बेहतर फार्म प्रबंधन के लिए सामयिक कार्य कौन कौन से किए जाएंगे, क्योंकि ये तो आप भी जानेंगे कि सही समय पर सही तरीके से सामयिक कार्य अगर लागू किए जाएं तो निश्चित तौर पर हम अपनी खेती से भरपूर पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसी विषय की जानकारी लेते हैं आज अपने एक विशेष अतिथि से, जो कि हैं डॉक्टर एस धाकड़। ये कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि फार्म प्रबंधन क्यों जरूरी है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। किसान भाई, आप लोग भी जानते हैं कि सरकारें चाहती है कि किसानों की इनकम दुगनी हो। इसके लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। हमारा कृषि विज्ञान केंद्र प्रयास कर रहा है, किसान भी प्रयास कर रहे हैं। हाँ, इसके लिए फार्म प्रबंधन क्या है ये अपने को पता होना चाहिए। फार्म प्रबंधन मतलब अपने पास में जो भी रिसोर्सेस हैं, जो भी हमारे पास संसाधन है, उसके बेहतर उपयोग द्वारा कृषि उत्पादन बढ़ा के आमदनी को दुगना करना। इसमें जैसे हम लोगों का अभी खरीफ का सीज़न चल रहा है, हम खरीफ के सीज़न में हम फार्म प्रबंधन की बात करें तो अभी जो हमारी जो फार्म प्रबंधन की बात करें तो हमारा बेहतर बीज, अधिक उत्पादन वाला उन्नत बीज की वैरायटी कौन कौन सी है। खरीफ सीजन में जैसे मालवा में देखे तो सोयाबीन की बोनी अधिक हो रही, तो अच्छी वैरायटी लगाएं। उसमें हम लोग क्या है कि जो उर्वरक है, जितनी खाद की मात्रा है उतनी हम लोग सही समय पर उसका प्रयोग करें। इसके अलावा जब वो उसकी बढ़बाड़ होने लगेगी तो खरपतवार प्रबंधन करें और पौध सुरक्षा के लिए हम लोग उन्नत कृषि यंत्रों का प्रयोग करें बुआई के लिए, और पौध सुरक्षा के साथ में सही दवाइयों का प्रयोग करें जो उसके लिए ज़रूरी है। ये चीज़ें समय पे होने चाहिए। समय पे होगी तो हम लोगों को उत्पादन अच्छा रहेगा, उत्पादन अच्छा रहेगा तो हमारी फार्म की इनकम अच्छी रहेगी। जी डॉक्टर साहब, किसान भाई अगर ये जानना चाहें कि इस खरीफ के मौसम में वो किस किस फसल को लगाएं अपने खेतों में, माने कि बुवाई कौन कौन सी फसलों की करें जिनसे कि वो लाभ ले पाएं। तो अभी हमारा खरीफ का सीजन जो अभी जुलाई का महीना अपना चल रहा है, इसमें हमारी ज़्यादातर जगह सोयाबीन की बोनी लगभग जहाँ पर बरसात हो गई है, पर्याप्त 4 इंच बारिश हो गई है, वहाँ पर लगभग कंप्लीट हो गई है। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक नहीं लगाया है वो 60 ड्यूरेशन की वेराइटी जैसे JS 2034 से उन्नत वैरायटी है, लगभग 88 दिन में पक के तैयार हो जाती है, इसको बो सकते हैं। इसके अलावा जिन किसान भाइयों को अभी भी बुआई 15 जुलाई तक कंप्लीट नहीं होती है तो वो किसान भाई उड़द और मूंग, ये फसल की जो उम्र रहती है लगभग 60 से 65 दिन में पक के तैयार हो जाती है, तो ये अपन लगा सकते हैं। उड़द मूंग में भी काफ़ी अच्छी वैरायटी हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, राजमाता विजय सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पर निकली हुई है। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है और इसमें खर्चा कम है। जो उत्पादन में लगभग ये है कि 15,000 रुपये का खर्चा आएगा, और इसके MSP देखें मूंग का तो लगभग 7200 रुपये है। उड़द का रेट भी बाज़ार में अच्छा चल रहा है, तो इसमें प्रति हेक्टेयर लाभ कम समय में अधिकतम लाभ अपन ले सकते हैं। उड़द मूंग की बुआई आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप खरीफ की प्याज लगाना चाहते हैं तो खरीफ की प्याज के लिए अभी पॉट डालने का उचित समय चल रहा है। खरीफ की आप प्याज की पॉट डाल दीजिए। इसमें जो प्याज में एग्री फाउंड डार्क रेड वैरायटी बहुत बढ़िया है, ये आप लोग लगा सकते हैं। और लगभग 35 से 40 दिन के बाद इसका रोपा तैयार हो जाएगा, फिर अगस्त के पहले सप्ताह या द्वितीय सप्ताह में इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इस महीने में कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि पहले होता था कि हाथों से काम होता था, लेकिन अब किसान भाई थोड़े उन्नति की ओर गए हैं, उन्नत कृषि यंत्रों को उपयोग में लाते हैं, तो कौन कौन से कृषि यंत्र किसान भाइयों को उपयोग में लाना चाहिए जिससे उन्हें और सहायता मिल सके। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि पहले खेती बाड़ी एक ही फसल लेते थे, खासकर खरीफ की लेते थे। अब हमारा खरीफ की फसल भी ले रहे हैं, गर्मी में भी जायद की फसल भी ले रहे हैं। तो दिन प्रतिदिन हम लोगों को इनकम बढ़ानी है तो उन्नत कृषि यंत्रों का प्रयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो हम खरीफ के सीज़न की बात कर रहे हैं, मौसम की अनिश्चितता बनी हुई है और इसमें बहुत शार्ट ड्यूरेशन रहता है, खेत की तैयारी के लिए भी, बुआई के लिए भी। तो खेत की तैयारी आपको करना है तो इसके लिए रोटावेटर बहुत बढ़िया कृषि यंत्र है। इसमें खेत एक बार में तैयार हो जाता है। इसके अलावा रोटोटिल डिल, इसमें खेत का तैयार भी हो जाता है, बुआई भी, मतलब खेत की तैयारी बुआई एक साथ हो जाती है। इसका प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। लेकिन मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए, जैसे हमारे जून में 20 जून तक लगभग 25 जून तक पर्याप्त बारिश हुई, कई जिलों में हुई, और उसके बाद में जो बारिश है अच्छी नहीं हो रही, मतलब खंड वर्षा हो रही है, इस गांव में हो गई, इस क्षेत्र में हो गई, दूसरी जगह हो गई। ऐसी परिस्थितियों में आप लोग उड़द मूंग की बुआई करना है तो आप लोग रेज बेड पे बुआई करें। रेज बेड इस तरह की पद्धति रहती है, मेड़ नाली पद्धति, जिसमें हमारी मेड़ पे एक मेड़ पे 2 लाइन में बोनी होती है, अगल बगल में नालियाँ बनी रहती हैं, जिससे अधिक वर्षा की स्थिति में, जो आजकल वर्षा हो रही है वो भी अधिक तीव्रता की हो रही, तो अधिक वर्षा की स्थिति में उन नालियों से सुरक्षित जल निकास हो जाता है। अभी जो परिस्थिति बनी हुई है, कई दिन से बारिश नहीं हो रही है, ऐसी परिस्थिति
परिस्थिति जब ड्राई स्पेल रहता है, सूखी की स्थिति रहती, तो नालियों में जल संरक्षित रहता है। हमारा बेड है उसमें नमी का संरक्षण बहुत बढ़िया होता है। तो चाहे कम वर्षा की स्थिति बने या ज़्यादा वर्षा की स्थिति बने, रेज बेड प्लांटर से आपने बोनी कर दी है तो आपके खरीफ की फसलों का बुआई अच्छी होगी, फसल भी अच्छी होगी और आपका उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। जी बिल्कुल। जी। आपने जैसे की बात कही कि अभी अनिश्चितता है जी, बारिश की, जी। भाई कहीं बहुत ज्यादा जी, सूखा है, जी। कहीं थोड़ी बारिश जी। हो रही है। अभी जहाँ कहना चाहिए कि एक साल पूरे प्रदेश में बारिश नहीं हो रही। तो इसमें कुछ स्पेशल कोई एक अतिरिक्त कार्य किसान भाइयों को करना जी चाहिए। जी जहाँ पे से हम मालवा में देखें बहुत कम बारिश हुई है और मालवा में ज़्यादातर किसान सोयाबीन लगाते हाँ हैं। जी। सोयाबीन हमारे शाजापुर में भी लगाते हैं, देवास में भी लगाते हैं, आगर मालवा में सभी जगह लगा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जिन किसान भाइयों की फसल लगभग 10 से 15 दिन की हो गई है, अच्छा अच्छा। उनके लिए कुलपा डोरा चला सकते हैं। अच्छा। आप हस्तचलित भी रहते हैं, मतलब ये आप डोरा जो रहते हैं साइकिल वाले भी रहते हैं, हस्तचलित भी आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। पशुधन जिनके पास में उपलब्ध है वो बैलों से भी डोरा चला सकते हैं। हाँ जी। और ट्रैक्टर चलित तो बहुत बढ़िया बढ़िया डोरा निदाक यंत्र आ गए हैं, उनका प्रयोग आप कर सकते हैं कम समय में। तो डोरा चलने से एक नमी का संरक्षण हो जाएगा और जो हमारा सोयाबीन है उसमें थोड़ा सा मिट्टी चढ़ जाएगी, जिससे नमी का संरक्षण होगा। तो इससे हमारी लाइफ बढ़ जाएगी। नमी के संरक्षण होने से हमारे सोयाबीन की फसल सर्वाइव करेगी। दूसरा, जिनके पास में पानी की उपलब्धता है वो लाइफ से इरिगेशन करें फसल को बचाने के लिए, जैसे स्प्रिंकलर हो गया और आपका माइक्रो स्प्रिंकलर हो गया, इस तरह से वो सिंचाई करेंगे तो उसकी। और जिनके पास में पानी की कम उपलब्धता है तो उन किसान भाइयों को ऐसा करना चाहिए, जैसे रेज बेड से आपने बुआई करी तो जो मेड़ रहती है एक मेड़ छोड़ के भी आप लोग पानी दे सकते हैं, जिससे अधिक एरिया सिंचित होगा। इसके अलावा किसान भाइयों नमी संरक्षण के लिए आप लोग पोटेशियम नाइट्रेट 1% घोल है, उसका प्रयोग भी आप लोग कर सकते हैं। तो इस तरह का डोरा चला के सिंचाई करके और जो भी केमिकल्स बाज़ार में उपलब्ध हैं, जिनको कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर या जो भी हमारे विभाग हैं वो उनसे पूछ के आप लोग प्रयोग करेंगे तो नमी का संरक्षण होगा और की फसल सूखे की स्थिति से बच जाएगी। जी किसान भाइयों, हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन अभी रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
बहुत से किसान हाँ, भाई हैं जिनके पास अगर जी। जल की उपलब्धता जी, है जी। तो साल भर के लिए वो जल संरक्षण बिल्कुल कैसे बिल्कुल, करेंगे? क्योंकि हमारा जो समय है, अभी जो समय चल रहा है उसमें हम लोगों ने संरचनाएं बना ली, जी। चाहे भूजल संरचना की संरचना हो, चाहे स्टोरेज करने के लिए हो। अभी क्योंकि अभी जो बारिश होती है लगभग 4-5 दिन अच्छी बारिश हो जाएगी, जी। उसके बाद बारिश नहीं होगी, है ना। तो अभी जो समय है उसमें आप लोग ट्यूबवेल और कुएँ में तो रिचार्ज संरचना बना ही सकते हैं। संरचना बहुत आसान है, लगभग कुएँ या ट्यूबवेल के आसपास में जो रिचार्ज संरचना आप लोग बनाएंगे उसमें लगभग 10 फीट गहरा, 10 फीट लंबा चौड़ा गड्ढा बनाएंगे। तो उसमें गड्ढे में सबसे नीचे आप लोग बड़े वाले बोल्डर भरेंगे, नीचे वाले हिस्से में छोटे वाले बोल्डर और ऊपर वाले हिस्से में साफ रेत। और जो बरसात में जैसे हम जल निकास नाली की बात कर रहे जी, थे, जी, जी। नाली के माध्यम से आप लोग उस पानी को हमारी इस संरचना में डाल देंगे। तो ये मान के चलिए कि लाखों लीटर पानी एक ट्यूबवेल के माध्यम से ज़मीन के अंदर जा सकता है। एक गांव में लगभग, बड़े गांव में हज़ारों ट्यूबवेल रहते अरे हैं, वाह। तो करोड़ों लीटर पानी आप लोग ट्यूबवेल के माध्यम से आप लोग भर सकते हाँ हैं, जी। जिससे कि जल स्तर भी बढ़ेगा और हमारी जो रबी की फसल है, जायद की फसल है, उसमें भी अपने को फ़ायदा होगा। ये तो रिचार्ज की बात हो गई। हाँ जी। इसके अलावा सब जगह इस तरह की संरचना, जहाँ ट्यूबवेल नहीं है, तो जहाँ पर हमारा पानी निकल के जा रहा है वहाँ इस तरह की संरचनाएं बनाना। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा एक बूंद पानी भी खेत से बाहर नहीं जा जी, रहा जी, है। जी, जी। पूरे पानी को अपन ज़मीन के अंदर बिठाएंगे तो निश्चित ही हमारा जल स्तर भी बढ़ेगा, जिससे हमारा डिस्चार्ज रेट भी रहेगा, ज़्यादा रहेगा, और हमारा मोटर भी काफ़ी ऊपर डलेगी, बिजली भी कम खर्च होगी, एनर्जी कंजर्वेशन भी होगी। जल संरक्षण के साथ साथ जी। हमको पानी भी मिलेगा और हमारा कम पैसे में खेती की लागत भी कम होगी। जी, तो इसके लिए टाइम अभी है। और इसके अलावा जैसे जिनको पानी ज़्यादा स्टोर करना है बरसात का पानी को, तो आप लोग तालाब बना सकते हैं। तालाब में अपना जो भी हमारा, हम लोग किसानों को हमेशा ये बताते हैं कि जितना भी आपके पास क्षेत्र है उसका 10% एरिया जल संरचनाओं के लिए रखें। अच्छा। आपके पास में 10 हेक्टेयर ज़मीन है तो 1 हेक्टेयर में आप लोग तालाब बनाएं, जल संरचना बनाएं, स्टॉप डैम बनाएं, गेबीन संरचना बनाएं। तो तालाब आप लोग बनाएंगे, जैसे हमारे शाजापुर में पॉलीथीन लाइनिंग तालाब चल रहे हैं। अच्छा, अच्छा। लगभग ये मान के चलिए कि 10 फीट गहरा रहेगा, 10 फीट ज़मीन के नीचे रहेगा, 10 फीट ऊपर रहेगा, 20 से 25 फीट गहरा रहता है। और ये तालाब में लगभग ये मान के 5 से 6 करोड़ लीटर पानी इकट्ठा हो जाता है। और ये मान के चलिए कि 20 से 25 एकड़ ज़मीन सिंचित कर देता है। और दूसरा सबसे बड़ा दूसरा सिंचित, तो सिंचाई तो उससे हो गई, खरीफ के सीजन में भी कर सकते हैं, रबी के सीजन में भी। और इसमें कि एक बार ग्रेविटी से पानी खींच के आप लोग शुरू कर दिए तो बिजली की भी आवश्यकता नहीं है, वो वैसे ही सिंचाई हो जाती है। अरे वाह, तो ये बहुत बढ़िया मॉडल है। हमारे यहाँ लगभग 500-600 किसानों ने बनाया हुआ है। जी। कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर इसका निरंतर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो आप लोग ये काम तो आपको अभी तुरंत ही करना है, क्योंकि अभी आपने पानी की प्लानिंग कर ली कि तो अगले सीजन में आपको पानी के बगैर कोई भी चीज़ संभव नहीं नहीं हो है। पाएगा। जी, बिल्कुल तो ये सही। आपको तुरंत करना पड़ेगा। जी। कई किसान कर भी रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए किसान भाइयों को कि अगर जैसे बहुत गहरा कोहरा हो जाता है, बादल की स्थिति हो जाती है, कभी कभी तो हवाएं इतनी तेज होती हैं कि वो हमारे किसान भाइयों के खेतों को नुकसान पहुंचाती है, तो इन सब परिस्थितियों में किसान भाइयों को क्या क्या करना चाहिए? जी जी, किसान भाई ऐसी परिस्थिति जब भी हम लोग बनते हैं, क्योंकि हम लोगों का जो मौसम विज्ञान है, जो फोरकास्टिंग करता है, पुणे में हेडक्वार्टर है कृषि विज्ञान केंद्र में, इसके वेदर स्टेशन बने हुए हैं। वहाँ पर आपको पहले ही से पता चल जाता है। जैसे पहले पाला पड़ता था, पता ही नहीं चलता था, फसल नष्ट हो जाती थी, कब टेम्परेचर हो रहा है। लेकिन अभी अपने को मोबाइल में लगभग 3-4 घंटे पहले की सूचना आ जाती है, और हमारे पास में और पहले भी आती है। तो हम लोगों के पूरे व्हाट्सअप ग्रुप बने हुए हैं, फेसबुक है, सभी है, सभी किसानों को हम लोग सूचित कर देते हैं। मतलब कभी जो अधिक तीव्रता की बारिश, केंद्र है वहाँ से सूचना पहुँच जाती है जी किसान जी भाइयों को। जी जी, हम लोग के पास में जो सूचना आती है हम लोग ग्रुप के माध्यम से किसानों को प्रोवाइड कर देते हैं कि अधिक तेज़ बारिश होने वाली है, अधिक हवा जो गति है वो भी काफ़ी तेज़ रहेगी। हाँ जी। तो इसके लिए किसान पहले से व्यवस्था करते हैं। जैसे पिछले बार, अब इस बार पहले ठंड से काफ़ी नुकसान होता था, अभी हम लोग करते हैं, किसान लोग सिंचाई कर देते हैं। अरे वाह। जी जी। डॉक्टर साहब, ये तो हम सभी जानते हैं कि जो रासायनिक कीटनाशक हैं या रासायनिक जो उर्वरक हैं, ये सभी कुछ हमारी भूमि के स्वास्थ्य के लिए, खुद मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के स्वास्थ्य के लिए, सभी के लिए नुकसानदायक है। तो किस प्रकार से जैविक खाद बनानी चाहिए, उसका उपयोग कैसे करना चाहिए और वो कितने लाभदायक है? जी जी, ये हमारा कोरोना काल चल रहा है, तो हम लोग सभी जानते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम लोग सभी चाहते हैं कि शुद्धतम चीज़ मिले हम लोग, है ना। औषधि भी शुद्ध मिले, खाने पीने की जो आइटम है, चाहे हमारा गेहूँ हो, चना हो, दलहनी फसलें हो, और जो फल फ्रूट्स है वो भी हमारा जैविक रहे। जैविक की निरंतर डिमांड बढ़ रही है। हम लोग भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में सभी जगह इस तरह के प्रशिक्षण लगातार दे रहे हैं। इसमें हम लोग ये सिखाते हैं केचुओं की खाद कैसे बनाएं। जैविक खाद सबसे अच्छी केचुओं की खाद ही मानी जाती है। इसमें जो पिट बनता है और पिट में हम लोग केचुए डालते हैं, और लगभग ये मान के चलिए कि 45 से लगभग
55 दिन में ये पूरी खाद तैयार हो जाती है, बनकर तैयार हो जाती है। बहुत आसान प्रक्रिया है, एक बार किसान समझ लेगा 3-4 घंटे में समझ में आती है। उसके बाद उसको आप लोग पक्का भी बना सकते हैं। इस तरह के टेम्परेरी पॉलीथीन वाले भी आ रहे हैं जिसको आप लोग शिफ्ट भी कर सकते हो, है ना। 2-3 साल तक वो चलते हैं, ग्रीन सेट रहते हैं, तो उसमें भी आप लोग ले सकते हैं। तुरंत आपको बनाना है, बड़ा स्ट्रक्चर आप लोग बनाएंगे तो सीमेंट का बनाएंगे, काफ़ी खर्चा होता है। और इसमें 1500-1600 रुपये में आपका काम हो जाता है। 1500-1600 में आप लोग ये मान के चलिए कि 25 से 30 कुंटल आपकी खाद बनकर तैयार हो जाएगी। केचुए आपको खरीदने पड़ेंगे, केचुए आप कहीं से ले लीजिए। इसके लिए आपके पास में गोबर होने चाहिए। गोबर भी पूरी तरह से गोबर से भरने की आवश्यकता नहीं है। गोबर ये है कि जो भी आपका कूड़ा करकट निकल रहा है, फार्म वेस्ट निकल रहा है, उसको आप लोग क्या है कि गोबर से अपने को मिक्स कर देना है। केचुए खाने के लिए रहे तो जो हमारा फार्म का जो अवशेष है उसका भी उपयोग हो जाएगा। भूसा भी रहता है, भूसा सड़ जाता है, बेकार हो जाता है, उसका भी करिए। और गोबर की कुछ मात्रा हमको इसमें मिलानी है। इसके अलावा बेस्ट डिकम्पोजर है, उससे आप लोग सड़ा लीजिए। उसके बाद इसमें आप लोग डालेंगे, केचुए डाल देंगे तो लगभग ये मान कीजिए 1.5 से 50 दिन में, लगभग 1.5 महीने 45 से 50 दिन में केचुए खाद तैयार हो जाएगी। और केचुए खाद 1 हेक्टेयर में लगभग ये मान के चलिए कि 5 टन मतलब 50 कुंटल की लगभग रिकमेंडेशन रहती है। तो हम तो किसान को ये बताते हैं कि अपने खुद के खाने पीने के लिए जो कि आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट है उतना आप लोग लगभग गेहूं पैदा करें, दलहन पैदा करें। और सब्जी के लिए तो आपको बहुत कम एरिया लगेगा। जो सीजनेबल सब्जी हैं उसमें आपको लगभग 1 कुंटल खाद में ही काम हो जाएगा। तो वो तो आप पैदा करें, बाज़ार पर आप निर्भरता ख़त्म करें और वो खुद के लिए जैविक तैयार करें, तो बाद में खुद आप प्रयोग करेंगे और डिमांड बढ़ेगी। डिमांड तो है ही, हम लोग भी सभी बाजार में जाते हैं तो ये देखते हैं कि हमको अच्छी चीज़ें मिलें, शुद्ध मिलें, जैविक मिलें। तो ये चीज़ें किसान कर रहे हैं और अपनाने लगे। जी डॉक्टर साहब, बहुत से किसान भाई जो हैं जो अपने खेतों के अंदर सब्जियों की पैदावार करते हैं, लेकिन कभी कभी ये देखा गया अत्यधिक पैदावार हो जाती है, उनको इतना ज्ञान ही नहीं कि उसको किस प्रकार से बचाया जाए, आगे चल के उसको कैसे कि उसका कभी जैसे टमाटर हुआ तो सॉस बनाना है। तो क्या इन सारी प्रक्रियाओं की आप जानकारी, आपके जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर उनको जानकारी मिल सकती है? ये कैसे यंत्र खरीदना चाहिए? जी, जो भी खेतीबाड़ी की उन्नत कृषि तकनीक है, हमारा उत्पादन से लेके बुआई करना, पौध संरक्षण करना, खरा बराबर प्रबंधन, उन्नत कृषि यंत्रों की जानकारी देना और मूल्य संवर्धन करना, ये सब जानकारी हम लोग निरंतर हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में दे रहे हैं प्रशिक्षण के माध्यम से। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हुए हैं, फेसबुक के माध्यम से भी लोग दे रहे हैं। इस तरह के हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और इसके अलावा जो भी उत्पादन बढ़ाना है तो उद्यान की फसलों से ही उत्पादन द्वारा हम लोग अधिक इनकम ले सकते हैं। इसके लिए हम लोग संरक्षित खेती की जो उन्नत तकनीक है, जैसे नेट हाउस, पॉली हाउस और मल्चिंग द्वारा कैसे अधिकतम उत्पादन लें, वो भी हम लोग कर रहे हैं। जैसे अभी कोरोना काल में हमारे शाजापुर जिले में कई किसानों ने खरबूज लगाए और प्रति हेक्टेयर लगभग 1 लाख रुपए से ज़्यादा कमाए। वो फार्म से ही उनके किसान खरीद के ले गए। तो इस तरह के मल्चिंग पे गर्मी के सीजन में खरबूज, अभी आपकी खीरा लगा सकते हैं। मिर्च तो हमेशा चलती है, टमाटर हमेशा साल भर चलता है। तो इस तरह की जो भी जिसकी जितनी कैपेसिटी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता नहीं रहती है, नेट हाउस पॉली हाउस में काफ़ी कम उसमें हो जाती है। और इसमें गवर्नमेंट अनुदान भी दे रही है बनाने के लिए। तो आप लोग निरंतर जो भी आपके नियरेस्ट कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि महाविद्यालय है, हमारा राजमाता विजयालय सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है, भोपाल में केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान है, इंदौर में सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है और हमारा खरपतवार नियंत्रण का राष्ट्रीय केंद्र हमारा जबलपुर में है। इन सब के निरंतर आप जुड़े रहिए। सबके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, फेसबुक पर पूरी जानकारी आ जाती है। तो जानकारी के साथ में बहुत सारे किसान कर रहे हैं। तो आपको किसानों को कोरोना काल में भी हमारे यहाँ कोई भी नहीं आया। हम लोगों ने लगभग 25 दिन तक लगभग निरंतर ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम चला है। तो किसान काफ़ी लाभ ले रहे हैं और फायदा भी ले रहे हैं। साहब, आप आए, हमारे साथ जुड़े और हमारे किसान भाइयों को इतनी रोचक जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। किसान भाइयों, आपको आज का हमारा अंक कैसा लगा? अगले अंक में जरूर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मैं पूर्वा आपसे आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार। नमस्कार किसान भाई बहनों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। ये नजर डालते हैं आज के कुछ प्रमुख समाचारों पर। मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु लॉन्च, हनी हब बनेगा चंबल क्षेत्र, सहकारिता से होगा आत्मनिर्भर भारत का निर्माण, बरसात में लगाएं भिंडी, कामलिया कीट का नियंत्रण। और अब खबरें विस्तार से। मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु लॉन्च। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मत्स्य पशुपालन और डेयरी एवं वर्तमान में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज श्री गिरिराज सिंह ने गत दिनों ऑनलाइन पाठ्यक्रम मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु लॉन्च किया।
ऐप को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान भाक्रप सीफा, भुवनेश्वर द्वारा राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड NFDB हैदराबाद के वित्त पोषण समर्थन के साथ विकसित किया गया है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम ऐप का उद्देश्य देश के जल कृषकों के लिए नवीनतम मीठा जल कृषि प्रौद्योगिकियों का प्रसार करना है। मत्स्य सेतु ऐप में प्रजातिवार विषयवार स्व शिक्षण ऑनलाइन पाठ्यक्रम मॉड्यूल है, जहां प्रसिद्ध जल कृषि विशेषज्ञ कार्प, फैटफिश, स्कैम्पी जैसी व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मछलियों के प्रजनन, बीज उत्पादन और ग्रो आउट संवर्धन पर बुनियादी अवधारणाओं और व्यवहारिक प्रदर्शनों की व्याख्या करते हैं। मिट्टी और पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए बेहतर प्रबंधन पद्धतियों का पालन करना, जल कृषि कार्यों में भोजन और स्वास्थ्य प्रबंधन भी पाठ्यक्रम मंच में प्रदान किया गया है। अतिरिक्त शिक्षण सामग्री के साथ मॉड्यूल को शिक्षार्थियों की सुविधा के लिए छोटे वीडियो अध्यायों में विभाजित किया गया है। किसानों के लाभ हेतु मत्स्य सेतु ऐप लाने के लिए केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि ऐप को व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए और देश के हर मछली किसान तक पहुंचनी चाहिए। हनी हब बनेगा चंबल क्षेत्र। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने कहा कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में एक के बाद एक विकास के कार्य प्रारंभ किए जा रहे हैं। शीघ्र ही चंबल क्षेत्र देश में हनी हब के रूप में स्थापित होगा, जिसके लिए मुरैना जिले में नेफेड द्वारा राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड NBB के सहयोग से राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन NBAHM के तहत शहद एवं मधुमक्खी पालन के अन्य उत्पादों के प्रसंस्करण व गुणवत्ता परीक्षण हेतु प्रयोगशाला इकाई का भूमि पूजन किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि शहद उत्पादन में मध्य प्रदेश में मुरैना अग्रणी है। यहां लगभग 6000 मधुमक्खी पालक व 1 लाख मधुमक्खियों के बक्सों की संख्या है, जिससे 3000 टन शहद उत्पादन होता है। नेफेड के जरिए केंद्र सरकार ने एक FPO यहां बनाया है। कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना में समन्वित कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना में समन्वित मधुमक्खी पालन केंद्र है, जो ट्रेनिंग देकर मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दे रहा है। साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अखिल भारतीय समन्वित हनी बी एवं पॉलिनेटर केंद्र कृषि विश्वविद्यालय के मुरैना क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र पर स्थापित होने से यहां मधुमक्खी पालन पर नवीन अनुसंधान का लाभ मधुमक्खी पालकों को मिल सकेगा। सहकारिता से होगा आत्मनिर्भर भारत का निर्माण। सहकारिता से ही आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है जिससे विकास के सभी क्षेत्र जैसे कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार आदि में बेहतर कार्य किया जा सकता है। सहकारिता से जीवन सरल बन सकता है। ये विचार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त किए। इसके पूर्व कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री श्री अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा कि क्षेत्रीय ग्रामीण आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत पैक्स संस्थानों को बहुउद्देशीय बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके तहत ई-सेवाएं, MP ऑनलाइन, कृषि एवं राजस्व वेयर हाउसिंग की सुविधा देने के लिए 1872 पैक्स संस्थाओं का चयन किया गया है। संस्थाओं में गोदाम का निर्माण, शॉर्टिंग्स, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण, खरीदी केंद्रों का प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कृषि आधारित कंपनियों के साथ भी पैक्स संस्थाओं के व्यवसाय को लाभप्रद बनाया जाएगा। बरसात में लगाएं भिंडी। जी हाँ, बारिश में भिंडी लगाकर किसान भाई अतिरिक्त मुनाफा कमा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ध्यान रखें कि यदि आपके क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होती है तो खेत में जल निथार की समुचित व्यवस्था करें। बरसात के लिए पूसा A4 जाति अच्छी पाई गई है। इसके अलावा पद्मिनी क्रांति, पंजाब पद्मिनी, अर्का अनामिका, G7 इत्यादि भी लगा सकते हैं। भिंडी के बीज की दर वैज्ञानिक 18 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर की अनुशंसा करते हैं। ध्यान रखें कि बीज का उपचार थायरम से जरूर करें। इसमें कई तरह के व्याधियों से मुक्ति मिल सकती है। 10 टन गोबर खाद्य के साथ 260 किलो यूरिया, 250 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालें तथा निदाई गुड़ाई सतत करते रहें। कामलिया कीट का नियंत्रण।
बरसात के सीजन में कामलिया कीट खेत से लेकर घरों तक सक्रिय होते हैं। इसके नियंत्रण के लिए खेत की मेड़ों पर लगे खंकर, दूधी इत्यादि के पौधों का निरीक्षण करते रहें तथा खेत के किनारों पर जगह जगह घास फूस एवं कचरे का ढेर शाम को इकट्ठा करके सुबह उसमें जमा कीटों को इकट्ठा करके नष्ट करें। मुख्य फसल के चारों ओर सनई लगाकर उसमें कीट प्रकोप देखकर फॉलीडाल 2% चूर्ण का भुरकाव करें। साथ ही मुख्य फसल का इकोलक्स 1.5% चूर्ण का 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें। इसके अलावा क्लोरोपाइरिफॉस 20 EC का 1250 से 1500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें तथा नीम तेल 7.5 मिलीलीटर प्रति पंप के हिसाब से छिड़कें। इससे कामलिया कीट नियंत्रित करना आसान हो जाएगा। तो किसान भाई बहनों, आज की खबरों में इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।